साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र फेसबुक पर लाइव हूं। जो साथी फेसबुक पे लाइव आ सकते हैं, आइए देश से जुड़े हुए दो अहम मुद्दों पर मैं बात करूंगा। आज इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस द्वारा जनित बीमारी कोविड-19 से पैदा हुई इस विपदा के समय जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे मैं बात करूंगा, और वो बात केवल मुद्दे नहीं होंगे बल्कि उनमें 7 समाधान भी हैं अगर सरकार करना चाहे तो। हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ये स्पष्ट नीति है। हमने पहले भी कहा कि हम समस्याएं पैदा करने के लिए नहीं, के लिए नहीं, उनका निदान भी साथ देने की बात करते हैं। और उनमें है गरीब प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हुआ। दोस्तों, ये केवल हरियाणा या मेरे लोकसभा क्षेत्र सोनीपत से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये आज पूरे देश की समस्या है कि सरकारें गरीब प्रवासियों को खाना मुहैया नहीं करवा पा रही है। आज दैनिक जागरण के सोनीपत के ब्यूरो चीफ संजय निधि जी ने एक खास बात लिखी है कि भूख ही लेकर आई थी और भूख ही लेकर जा रही है। और यह सच्चाई है दोस्तों। जो मेरे मित्र दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ संजय निधि जी ने लिखा है कि भूख ही लेकर आई थी और भूख ही लेकर जा रही है। ये गरीब प्रवासी दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में केवल भूख के कारण आए थे, और आज यहां आकर ऐसी स्थिति पैदा हो गई। इन लोगों को यहां काम करते हुए 20-20, 25-25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज एक ऐसी विकट समस्या पैदा हुई जिसके कारण इनका काम तो बंद हो गया। काम बंद होने से रोजी रोटी की समस्या इनके सामने पैदा हुई। स्वयं सेवी संस्थाओं, समाज सेवी संस्थाओं व मध्यम वर्गीय व्यापारियों ने, मध्यम वर्गीय किसानों ने इनकी मदद की, इनके लिए खाना मुहैया करवाया 1-1.5 महीना तक। लेकिन जब उनकी भी औकात से बाहर हो गया, हर आदमी उतना ही कर सकता है जितना उसके घर पे आंच ना आए, और आज वो स्थिति पैदा हो गई थी। सरकार के हाथ में ये चीज चली गई थी। समाज सेवी संस्थाओं ने 1-1.5 महीना खाना इनको देकर काम चलाया। अब सरकार के हाथ में थी कि आगे यह काम सरकार करे, लेकिन ना तो राज्य सरकारें ना ही केंद्र सरकार, हर राज्य की यही बात है। चाहे आप गुजरात ले लीजिए, गुजरात में तो कल जो प्रवासी मजदूर हैं उनको बेचारों को हिंसक होना पड़ा क्योंकि पुलिस उनके ऊपर बर्बरता करने लगी थी। और
एबीपी न्यूज के एक कैमरामैन का कैमरा भी तोड़ दिया गया और छीन लिया गया। एबीपी न्यूज फिर भी ये कह रहा है कि ये हिंसात्मक कार्रवाई उन्होंने जानबूझकर की। अरे किसको जरूरत पड़ी है? क्यों वो लोग इकट्ठा होते? अगर उनका पेट भर रहा होता तो वो क्यों वहां पे इकट्ठा होते और क्यों अपने घर जाने की मांग करते? इसका समाधान यही है। कल भी मेरी कुछ मित्रों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सरकार इनको भेजना नहीं चाहती, और सरकार इसलिए नहीं भेजना चाहती क्योंकि जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, सरकार चाहती है कि वहां पे मजदूर कहां से आएंगे। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि मजदूर कहां पे आएंगे, या तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको खाना मुहैया करवाएं और या सरकार उनको खाना मुहैया करवाए। ना तो उनको इंडस्ट्रियलिस्ट खाना दे, ना सरकार खाना दे। भूखे मर के वो कब तक बैठे रहेंगे? वो बेचारे हिंसक होंगे, अपने घरों को जाएंगे, पुलिस रोकेगी तो नाराजगी भी जाहिर करेंगे। इसमें क्या गलत है? और मैं आपको सोनीपत की ही बता दूं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा इस लाइन पर पड़ता है। अमृतसर से, चंडीगढ़ से ये लाइन अंबाला होते हुए सोनीपत, दिल्ली और फिर बिहार की तरफ जाती है, उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ। तो सोनीपत, हरियाणा में अकेले सोनीपत नहीं, बल्कि इस लाइन पे सोनीपत में, पानीपत में, करनाल में, और फिर आगे पंजाब में, लुधियाना में, मंडी गोविंदगढ़ में, जालंधर में बहुत ज़्यादा मजदूर बिहार से आए और पूर्वांचल से आए हुए हैं। तो वो लोग यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को खाना मुहैया नहीं हो पा रहा था। वो भूख से परेशान थे, वो अपने घर जाना चाहते थे। और बहुत पहले से सोनीपत के मजदूर को मैं बताता हूँ कि इन्होंने बहुत पहले से, जब सरकार ने ये घोषित किया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जिसको घर पे जाना है, जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आज रजिस्ट्रेशन करवाए हुए 17-18 दिन हो गए, लेकिन कोई ट्रेन या बस सोनीपत से इनके लिए मुहैया नहीं करवाई गई। और इसकी आवाज मैंने कई दिन पहले फेसबुक पे लाइव आके उठाई थी। सोनीपत के डीसी महोदय का उसमें स्पेशल नाम लिया गया था। आज उन उपायुक्त महोदय की सरकार द्वारा बदली कर दी गई, उनकी जगह नए उपायुक्त आए हैं आज। तो ये मैंने तब भी ये कहा था कि जब लोग सोनीपत से, करनाल से, पानीपत से अपने घर जाना चाहते हैं और ये मुख्य लाइन है, आप इस लाइन से ट्रेन या बसें क्यों नहीं उनके गृह राज्यों के लिए भेजते हो? आज सोनीपत से मैं बताता हूं, मेरे पास, मेरे संपर्क में कई सोनीपत के मजदूर थे। वो मेरे को कई दिन से कह रहे थे कि सर, सोनीपत से अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो करनाल से भेज रहे हैं, लेकिन पैसे लेते हैं, हम करनाल चले जाएं। मैंने उनको कहा कि 1-2 दिन इंतजार करो। कल सुबह वो बेचारे सोनीपत से पैदल करनाल गए, और करनाल से आज तो उनको बस नहीं मिली। उनके कुछ साथी कल जा चुके हैं वहां से बस में बैठ के बिहार के लिए, और उनको वहां से पैसे लेके भेजा गया है। सरकार कहती है कि हम फ्री में भेजेंगे, उनके गृह राज्य हम फ्री में भेजेंगे। ना ट्रेन फ्री में मुहैया करवाई जा रही, ना बस फ्री में मुहैया करवाई जा रही। वो लोग वहां पहुंचे हैं, और करनाल से अब वो कह रहे थे कि सर कल शायद बस का अरेंजमेंट हो जाएगा और कल हमें भेजेंगे। मैं उनके नाम इसलिए जाहिर नहीं करना चाहूँगा कि क्योंकि हर आदमी बेचारा अपनी सेफ्टी चाहता है। सोनीपत से भी 2,500 रुपये उनके बिहार भेजने के पैसे मांग रहे हैं, सोनीपत से 2,500 रुपये। और उनका नाम अगर उजागर करें तो वो बेचारे, कहानी वहीं आती है कि हर आदमी अपनी सुरक्षा चाहता है, अपना भूख का प्रबंध चाहता है पहले। और मैं सरकार से अपील करूंगा कि सीधा समाधान है इसका, मैं समाधान पे आऊंगा साथ में, इसका सीधा
गरीब प्रवासियों को खाना मुहैया करवाया जाए, उनको राशन मुहैया करवाया जाए। अगर उनकी भूख मिटेगी तो उनमें से एक भी आदमी अपने गृह राज्य जाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। उनको यहाँ पे खाना मिलेगा क्योंकि उनको आगे काम भी यहीं पे मिलेगा, तो वो यहाँ रह के खुश हैं। लेकिन भूख में कौन रहेगा, भूखा कौन रहेगा? तो एक तो ये समाधान है कि उनको खाना दिया जाए। अगर खाना मुहैया नहीं करवा पा रहे तो फिर मैं कहूंगा कि उनके लिए वाहन की व्यवस्था की जाए, या तो रेलगाड़ी चलाई जाए या फिर बसों की व्यवस्था की जाए। बीजेपी के मेरे मित्र शमशेर शर्मा, बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के प्रधान, वो भी इस समय फेसबुक पे मेरे इसको देख रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये बात आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाते क्यों नहीं, आप प्रधानमंत्री तक पहुंचाते क्यों नहीं? आप जो साथी बीजेपी से जुड़े हुए मुझे लाइव देख रहे हैं, वो इस पे कार्रवाई करते क्यों नहीं? मैं तो अपनी तरफ से कर ही रहा हूं, लेकिन ये आप लोगों का भी नैतिक फर्ज है। ये देश अकेले मेरा नहीं, ये सोनीपत जिला अकेले मेरा नहीं, ये हरियाणा प्रांत अकेले मेरा नहीं, ये आप लोगों का भी उतना ही है। आप भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितना मैं हूं। तो ये आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वो गरीब प्रवासी मजदूर हमारे भाई बहन हैं, और उनकी भूख मिटाना या उनको घर पे पहुंचाना हमारा नैतिक फर्ज बनता है। जितना हमसे बन पड़ा, सोनीपत की समाज सेवी संस्थाओं से जितना बन पड़ा, सोनीपत के मध्यम वर्गीय लोगों से जितना बन पड़ा, उतना उन्होंने किया। लेकिन सरकार पूरी तरह से नाकामयाब है। सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपा के कब तक बैठी रहेगी? और इसके अलावा अब मैं दूसरे मुद्दे पे आऊंगा, और उस दूसरे मुद्दे पे भी मैं आपसे बिल्कुल तथ्यों के साथ बात करूंगा। दूसरा मुद्दा है विदेशों में रह रहे भारतीय या विदेशों में पढ़ रहे छात्रों को भारत वापसी के लिए चलाया गया वंदे भारत मिशन। उस वंदे भारत मिशन की मैं पहले भी पोल खोल चुका हूं, और आज फिर दोबारा कहता हूं कि मैं यूक्रेन की बात करूंगा, क्योंकि यूक्रेन के करीबन 15-20 बच्चे मेरे संपर्क में हैं, जो हमारे हरियाणा से ही हैं, और कुछ पंजाब से हैं, कुछ दिल्ली से हैं। हरियाणा के करीबन खार्किव एक वहां पे शहर है, बहुत बड़ा शहर है, 20 लाख की आबादी है उस शहर की, यूक्रेन के अंदर। और उस खार्किव के अंदर 1200 बच्चे अकेले भारत के हैं। उसके अलावा पूरे देश की अगर यूक्रेन की बात की जाए तो मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए यूक्रेन के अंदर भारत के 6-7 हजार, कम से कम 6-7 हजार बच्चे हैं जो MBBS करने के लिए वहां पे गए हैं। भारत में MBBS करने का अगर सरकारी संस्थानों में नंबर नहीं आया, प्राइवेट में करना है तो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए के बीच खर्चा आता है। तो कुछ पेरेंट्स ने सोचा यहाँ पे सीटें भी कम हैं, पूरी सीटें हमारी सरकारें उपलब्ध करवा नहीं पा रही है, पूरी शिक्षा पद्धति हमारी ऐसी है, सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि ये सही तरह पूरी पढ़ाई का जिम्मेदारी लेती ही नहीं है। अगर छात्रों ने, उनके पेरेंट्स ने यहाँ सीटों की कमी देखते हुए विदेशों का रास्ता पकड़ लिया, तो पढ़ने के लिए विदेश में भेज दिया। यूक्रेन में जब इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से कम जिन 20-25 बच्चों में जानता हूं, उनमें से 10 तो ऐसे हैं जिनके घर में आज के समय ढंग से खाने के लिए रोटी नहीं है, क्योंकि उनके काम धंधे बंद पड़े हुए हैं। और उन्होंने अपने बच्चों को भेजने के लिए 8-8, 10-10 लाख रुपया कुछ पैसा अपने पल्ले लगाया, कुछ कहीं या तो बैंकों से ऋण लिया या अपने किसी जानकार से ऋण लिया, और वो ऋण लेके उन्होंने पढ़ने के लिए उनको वहां पे भेजा। आज वंदे भारत मिशन के तहत ये कहते हैं कि हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं। इवैक्यूएशन का मतलब होता है किसी आपदा की घड़ी में, किसी विपदा के समय में किसी दूसरे देश से अपने नागरिकों को निकाल के लाना, सुरक्षित निकाल के लाना, ये इवैक्यूएशन कहलाता है। इवैक्यूएशन का मतलब भी मैं आपको बता देता हूं, और वो फ्री में निकाल के लाना होता है।
लेकिन भारत सरकार जहां यूक्रेन से आने का 15 से के बीच खर्चा प्रति व्यक्ति लगता था, आज सरकार ने तय किया है कि 45,000 रुपये लगेंगे एक छात्र के। अगर आपको आना है तो आपको 45,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब उन लोगों में से 45,000 देने की ही बहुत सारे बच्चों की औकात नहीं है। इसके साथ जब वो भारत आएंगे तो 14 दिन के लिए उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा, और क्वारंटाइन में रखने का खर्चा 3 से 5,000 के बीच आएगा, प्रतिदिन का 3 से 5,000। और वो 14 दिन के लिए हो गया। अगर 5,000 हुआ तो 70,000, और अगर 3,000 प्रतिदिन हुआ तो 42,000, मतलब 42,000 से 70,000 क्वारंटाइन का खर्चा, प्लस 45,000 वहां से आने का खर्चा, टिकट का खर्चा। ये मैं आपको इसके साथ बताना चाहूंगा कि यूक्रेन में एक भारतीय हैं हरदीप सिंह, मैं उनका नाम भी बताता हूं। वो खार्किव सिटी में उन बच्चों के संरक्षक के तौर पे काम करते हैं, उन बच्चों के गार्जियन के तौर पे काम करते हैं। उन्होंने जब यह समस्या पैदा हुई तो यूक्रेनियन, जब भारत से कोई एयरलाइंस नहीं जाने को तैयार थी, तो उन्होंने यूक्रेनियन एयरलाइंस से बात करके और वहां से चार्टर फ्लाइट, चार्टर प्लेन भारत में भेजने के लिए बात की, और यूक्रेनियन एयरलाइन यहां पे आने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने इंडियन एम्बेसी को लिखा, हरदीप सिंह ने, कि आप भारत सरकार से बात करके हमें केवल इतनी परमिशन दिलवा दीजिए कि हमारे खार्किव से गए हुए जहाज भारतीय हवाई अड्डों पे, अलग अलग शहरों में, जैसे दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में, कोच्चि में, भुवनेश्वर में या इंदौर में, इनमें हम वहां से आए हुए यूक्रेनियन एयरलाइंस के जहाज उतर सकें। लेकिन सरकार ने वो परमिशन नहीं दी, और उनका खर्चा कितना था? मात्र $350 से लेके $400 के बीच, जो करीबन 24,000 से लेके 28,000 के 27-28,000 के बीच बैठता है। मतलब यूक्रेनियन एयरलाइंस भारतीय बच्चों को भारत छोड़ने का खर्चा 24,000 से लेके 28,000 के बीच लेने को तैयार है। और भारतीय जो इंडियन एयर इंडिया है, एयर इंडिया की फ्लाइट्स 45,000 लेंगी, 45,000 लेंगी। आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। और दूसरी बात, आज के समय क्रूड ऑयल के रेट, पेट्रोलियम पदार्थों के रेट इंटरनेशनल मार्केट में माइनस में हैं। जो कभी 110-15 रुपये डॉलर हुआ करते, वो घट के इनके राज में $30, $27 तक भी आए, तब भी इन्होंने जनता को कोई रिलीफ नहीं दिया। और आज माइनस में चले गए तो भी जनता को कोई रिलीफ नहीं दिया, और उल्टा पैसे कमाने का काम ये लोग कर रहे हैं। वहां से लाने के लिए जब फ्यूल जो लगना है वो पेट्रोलियम से ही फ्यूल निकलता है, और उस फ्यूल के दाम जब घटे हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, माइनस में आ चुके हैं, तो आप लोग क्यों छात्रों को लूटने का काम कर रहे हैं? क्यों उनके पेरेंट्स की परेशानियां बढ़ा रहे हैं? और इसके विषय में मैं आपको बताऊं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को पहले लिख चुका हूं इस विषय में, और आज मैंने तथ्यों के साथ जो वहां से इंडियन एम्बेसी को भेजा गया, वो मैं पूरा पीएमओ को आज मैंने ट्वीट के माध्यम से भेजा है कि आप ये देखिए, जब वहां से इतने पैसे में यूक्रेनी एयरलाइंस इतने कम पैसे में छोड़ने को तैयार है, तो भारतीय जो हमारी एयर इंडिया कंपनी है वो क्यों नहीं ला सकती? वो तो सारा इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न करती है सब कुछ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इतनी जमीर मर चुकी है कि वो अपने विपदा में फंसे हुए लोगों से भी पैसे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना पैसे लेगी? अरे कम से कम जागो,
देशवासियों, मैं अब भी कहता हूं, आप लोग जागो। सरकार को तो मैं जगाने की कोशिश करता ही हूं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा मेरी इन वीडियोस को, जो मैं ये वीडियो बनाता हूं, आप इनको ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करेंगे तो ये सरकार के कानों तक पहुंचेंगी। ज्यादा से ज्यादा लोग जब इसके ऊपर कार्य करेंगे तो लोगों की समस्याएं सरकार की समझ में आएंगी। सरकार की समझ में तो आती हैं, लेकिन विरोध करने वाले कम हैं। लोग चुप बैठे हैं कि आज मेरे ऊपर नहीं हो रहा, फलाने के साथ हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं, आज उन गरीब मजदूरों के साथ हो रहा है, कल को ये काम आपके साथ भी हो सकता है। आज जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, आज उनके साथ हो रहा है, कल को आपके भी बच्चे कहीं पे फंस सकते हैं और आपके साथ भी ये ऐसा अन्याय हो सकता है। तो जब आप आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपके साथ कौन आएगा? ये मैं आप लोगों को भी जगाना चाहता हूं। साथियों, जागो, अपनी जमीर जिंदा करो, इन सरकारों के खिलाफ बोलना शुरू करो, क्योंकि ये सरकार लूटने के अलावा जब हमसे टैक्स लेती है, सारी चीजें हम देते हैं, जीएसटी हम देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं, प्रोडक्शन टैक्स हम देते हैं, हर चीज हम देते हैं, तो फिर सरकार हमें ऐसे टाइम पे भी क्यों परेशान करती है? सरकार क्यों नहीं अपनी तरफ से कुछ पैसे खर्च करके इन गरीब प्रवासियों को इनके गृह राज्य पहुंचा देती? और क्यों नहीं विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस समय लाने का काम क्यों नहीं करती? जबकि शुरू में कुछ व्यापारी बंधु विदेशों में फंस गए थे, जिस टाइम लॉकडाउन हुआ तो स्पेशल फ्लाइट्स भेजकर इटली और चीन से फ्री में व्यापारियों को मंगवाया गया। उन व्यापारियों को तो आप फ्री में मंगवा सकते हैं, लेकिन छात्रों को नहीं। छात्र आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, वो देश की धरोहर नहीं है आपके लिए। अरे डूब के मरो, डूब जाओ। अरे मनोहर लाल खट्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे सजा दो अगर मैं गलत हूं तो, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप ढोंग रचते हो। एक गरीब आदमी कुंभ के समय पे गरीब आदमी के आप पैर धोकर वोट लेने का नाटक करते हो गरीबों का, और आज वो गरीब अगर किसी मुसीबत में हैं तो आज आप उन गरीबों को छोड़ने को तैयार नहीं हो उनके घर तक। आप उनसे भी पैसे हटना चाहते हैं, आप उनको परेशान करना चाहते हैं। अरे वोटों की राजनीति बहुत हो चुकी, आज आप काम करके दिखाओ। इस देश को आपके काम की जरूरत है। जब आज आप देश के काम नहीं आए तो कल क्या काम आओगे? जब यह देश सुरक्षित था, जब लोगों का काम धंधा सही चल रहा था, तो वो आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते थे, कुछ नहीं आपसे मांगते थे। लेकिन आज देश को जरूरत है, आज देश आपसे मांगता है कि इन प्रवासी मजदूरियों को, गरीब मजदूरों को इनके घर पे सुरक्षित पहुंचाओ और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाओ। और विदेशों में फंसे हुए छात्रों को, जिनके परिवारों की स्थिति आज रोटी खाने के लायक नहीं है, आप उनसे भी 2.5 से 3 गुना पैसे हटना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आज भी आप ये काम नहीं करते तो हिंदुस्तान आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये मैं चैलेंज करता हूं आपको। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी सरकार के इस अन्याय को। और मैं अपने साथियों से पुनः अपील करूंगा कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर इसके अंदर कोई कमी है, एक भी गलत बात है तो मुझे बताएं, और अगर गलत नहीं है तो इसको शेयर करें। अंत में मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर कुछ आप लोगों के दिल पे कोई बात लगी हो, क्योंकि कुछ भाजपा के भी मेरे मित्र इससे जुड़े हुए थे, अभी ऑनलाइन थे, हो सकता है उनको ये बात गलत लगी हो। लेकिन ये गलती, अगर उनको ये गलती लगी, गरीबों के हक में आवाज उठाना गलती लगी, तो मैं ये गलती बार बार करता रहूंगा। मैं आप हमारे भाई हैं, मैं आपसे माफी जरूर मांग लूंगा। लेकिन ये गलती, अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो मैं ये गलती बार बार करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ये देश हमारा है और हम अपने देश के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई विदेशी यहां आवाज उठाने नहीं आएगा। जागो। जय हिंद, जय भारत।